वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा होने वाला है वीडियो नंबर 3 बैंकिंग चैप्टर के ऊपर, और इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन क्या है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक जो किसी भी कंट्री का होता है एक एपेक्स बॉडी, एपेक्स का मतलब है सुप्रीम, सुपीरियर या फिर सेंट्रल। तो सेंट्रल बैंक जो है एक सुपीरियर बॉडी है जो कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है एंड डायरेक्शन देता है किसको, टू द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में पूरा बैंकिंग सिस्टम को हेड मान लीजिए, बैंकिंग सिस्टम का बॉस मान लीजिए, वो सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आरबीआई। वैसे यूएसए का अपना सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूके का अपना है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो आपको 1 मार्कर में एग्जांपल्स भी पूछ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिए और अपना नोट्स बनाते चले, कॉपी में नोट करते चले और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए कि जितना भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्री होता है उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली 5 फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का। पहला है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल बैंक के पास राइट्स होता है कि वो नोट्स प्रिंट कर सकते हैं और कॉइन्स को इशू कर सकते हैं। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब जैसे एक पब्लिक का बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक, एग्जांपल आरबीआई, वैसे ही गवर्नमेंट का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। वैसे ही हमारा बैंक जैसे एसबीआई है, वैसे एसबीआई का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। एसबीआई का हेड हो गया सेंट्रल बैंक। तो जितना भी कॉमर्शियल बैंक होता है उसका हेड होता है सेंट्रल बैंक, इसलिए उसका तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फिर चौथा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको 1, 2, 3 और 4 फंक्शंस बताने वाला हूं, और कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा और आपको उस वीडियो में पूरा ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और चौथा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का कस्टडी रखना। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडी सेंट्रल बैंक के पास राइट्स है कि वो पावर है कि वो कस्टडी रख सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये बेसिकली 5 फंक्शंस हो गया सेंट्रल बैंक का, और इसका डेफिनेशन ये रहा और कुछ फ्यू एग्जांपल्स ये रहा। तो अभी हम लोग बस शॉर्ट में देखे हैं, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सारा ही फंक्शंस डिटेल्स में। तो जल्दी इसको नोट कर लें और मिलते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम लोग देखते हैं अपना पहला फंक्शन जो कि है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का दूसरा नाम है बैंक ऑफ इशू। यदि आपको एग्जाम में बैंक ऑफ इशू नाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब आपका माथा हिट करना चाहिए, आपका दिमाग हिट करना चाहिए डायरेक्ट करेंसी अथॉरिटी के ऊपर। करेंसी अथॉरिटी होता क्या है? तो सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी। सोल अथॉरिटी का मतलब जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सोल का मतलब वहाँ पढ़े थे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वही सेम सोल यहाँ भी है। सोल का मतलब होता है सिंगल। तो सेंट्रल बैंक के पास सिंगल अथॉरिटी है किस चीज़ का? टू इशू करेंसी। करेंसी इशू करने के पास करेंसी इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास सिंगल अथॉरिटी है पूरे कंट्री में। मगर इंडिया के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जैसे हम लोग जान ही रहे हैं इंडिया डिफरेंट है, तो थोड़ा सा इंडिया के केस में डिफरेंट है कि जितने भी पेपर करेंसी होते हैं, पेपर करेंसी का मतलब 20 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 2000 रुपये के नोट, ये तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई प्रिंट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मगर एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, जितना भी कंट्री में 1 रुपी नोट है और सारा का सारा कॉइन्स के अंदर आता है 1 रुपये का सिक्का,
तब 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। तो सिक्के मतलब कॉइन्स का अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास जो है वो नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। नोट्स का मतलब 20 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के नोट्स, 100 रुपये का नोट्स, 500, 2000 नोट्स का इशू का राइट्स सेंट्रल बैंक के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपये के नोट। 1 रुपये के नोट और सारे के सारे कॉइन्स दूसरे जगह प्रिंट होते हैं जहां पर उसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास अथॉरिटी है कि वो 1 रुपये नोट्स और कॉइन्स को इशू कर सकते हैं। ये इंडिया के केस में है। अब सिंगल अथॉरिटी, मैंने आपको बोला कि ये सिंगल अथॉरिटी है, तो सिंगल अथॉरिटी का मतलब कुछ एडवांटेज है सिंगल अथॉरिटी का। करेंसी अथॉरिटी में एक सिंगल अथॉरिटी, सोर अथॉरिटी है, तो सोर अथॉरिटी से कुछ एडवांटेज भी मिलता है। पहला है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब पूरे कंट्री में, क्योंकि एक ही जगह से नोट प्रिंट हो रहा है तो क्या होगा कि सबके पास सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री में प्रिवेल करेगा। दूसरा है सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि 5 फंक्शंस है, तो उसमें से एक था आपका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जिसको मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसी से रिलेटेड है कि सेंट्रल बैंक ये जो उसका फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी, इसके कारण उसको क्या होता है, एडवांटेज मिल जाता है टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर है पब्लिक फेथ इन करेंसी। तो आप जान ही रहे हैं, यदि पब्लिक देख रही है कि करेंसी एक ही जगह से प्रिंट हो रहा है और स्टेबिलिटी है पूरे कंट्री में, तो पब्लिक को फेथ है कि अदला बदली नहीं होगा या मेरा करेंसी फेल नहीं हो जाए, तो एक पब्लिक फेथ जनरेट हो जाता है करेंसी के ऊपर। फिर है स्टेबलाइजेशन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। पूरे कंट्री में एक स्टेबलाइज्ड इन्फॉर्म होता है इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी में। तो ये 4 बेसिक एडवांटेज है सिंगल अथॉरिटी का, जो कि आप लिख के आएंगे। तो जल्दी से इसका नोट्स बना लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, और या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा फंक्शन, जो कि है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो जैसे कि पब्लिक के लिए कॉमर्शियल बैंक होता है, बैंकर होता है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर के तौर पे काम करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर, एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सारा ही तीनों ही फील्ड में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज अ बैंकर कैसे सेंट्रल बैंक या आरबीआई काम करता है। तो गवर्नमेंट का सीए अकाउंट, फिर सीए मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप नोट कर लें, सीए का मतलब करंट अकाउंट। तो गवर्नमेंट का करंट अकाउंट को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन कैश बैलेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी करंट अकाउंट है उसका मेंटेनेंस और उसका सब कुछ आरबीआई हैंडल करता है। फिर दूसरा है रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, जहाँ से पैसा गवर्नमेंट का आ रहा है और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, पेमेंट करना है, कहाँ से लाना है, तो वो सब का सारा जिम्मा आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक। और तीसरा है प्रोवाइड्स लोन्स फॉर टेम्परेरी पीरियड। तो जब गवर्नमेंट को लोन्स का आवश्यकता पड़ता है तो सेंट्रल बैंक वहाँ लोन्स भी देता है। तो हम लोग देखें कि जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक है और वो कैसे एक पब्लिक के लिए बैंकर का रोल प्रोवाइड करता है, सेम आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सेम टू सेम बैंकर एक्ट करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और फिर हम देखते हैं नंबर 2 एज अ एजेंट। तो जितना भी मैनेजिंग पब्लिक डेट, तो एज अ एजेंट सेंट्रल बैंक क्या करती है, पब्लिक का डेट यानी पब्लिक का जो कर्जा या बोल सकते हैं गवर्नमेंट का कर्जा को पूरा हैंडल करता है, लोन्स को पूरा हैंडल करता है, कहाँ से कितना उधार लिया है, क्या किया है, उसको पूरा मैनेज करने का डिपार्टमेंट आरबीआई का होता है। तो एज एन एजेंट जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो मैनेज करता है पब्लिक डेट। और तीसरा है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, वो एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इकोनॉमिक के ऊपर, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर और मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, ये 3 मैटर्स के ऊपर फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। इसलिए आरबीआई को बोला जाता है या सेंट्रल बैंक को बोला जाता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फिर एज अ एजेंट और फिर आता है आपका जाके एज अ बैंकर, एज एन एजेंट होगा, यहाँ नोट कर ले। तो ये तो हो गया बैंकर टू द गवर्नमेंट।
बैंकर टू द गवर्नमेंट बस इतना ही है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन में, जो कि है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए या इसको आप नोट भी जल्दी से कर लीजिए। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर कैसे काम करती है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए और एज अ सुपरवाइज़र। तो जैसे कि एक आम आदमी के लिए SBI फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बैंक है, वैसे ही SBI के लिए RBI उसका ऊपर वाला बैंक है। मतलब जैसे हमारे लिए SBI एक बैंक है, वैसे SBI के लिए हेड बैंक हो गया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस ऑल द कॉमर्शियल बैंक। जितना भी कॉमर्शियल बैंक एक कंट्री में है उसको रेगुलेट करती है और उसको सुपरवाइज करती है सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट और सुपरवाइज करती है कॉमर्शियल बैंक को। दूसरा है इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कॉमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद जनरल पब्लिक। जैसे SBI मेंटेन करती है एक नॉर्मल पब्लिक के साथ, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है SBI के साथ। सिंपल। तो एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक 3 कैपेसिटीज में काम करती है। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का सिंपल मीनिंग है जैसे एक नॉर्मल पब्लिक का डिपॉजिट या रिजर्व होता है कॉमर्शियल बैंक के पास, वैसे एक कॉमर्शियल बैंक का रिजर्व होता है ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक के पास। तो कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR, विद द सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक को एक स्मॉल हिस्सा अपने डिपॉजिट का नोन है CRR आप नोट कर लीजिए। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये एक समझ लीजिए एक सर्टेन प्रोपोर्शन है जिसको कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट या मेंटेन करके रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कस्टडी होता है कैश रिजर्व का। दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप एक बार ध्यान से समझे। तो पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। व्हेन अ कॉमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज सेंट्रल बैंक गिव लोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है और बैंक में पैसा नहीं होता है, तो सबसे पहले वो कोशिश करती है कि उसके दूसरे कॉमर्शियल बैंक से कुछ मदद मांगने का। फॉर एग्जांपल यदि SBI के पास पैसा नहीं है तो SBI कोशिश करेगी कि यूनियन बैंक के पास या यूको बैंक के पास या एक्सिस बैंक के पास मदद के लिए। यदि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट SBI को वहाँ से नहीं मिलता है तो उसके लिए एज अ लास्ट रिसोर्ट सेंट्रल बैंक काम करती है। इसलिए इस फंक्शन का नाम है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो एट लास्ट एकदम उसकी नाव को बचाता है कौन बचाता है? सेंट्रल बैंक बचाता है। सेंट्रल बैंक उसको लोन दे देता है, उस समय उसको फाइनेंशियल मदद दे देता है, जबकि वहाँ पर कॉमर्शियल बैंक को कहीं से मदद नहीं मिल रहा था। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तीसरा है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक, इट बिकम्स इजियर एंड कन्वीनियंट टू एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक जितना भी पेमेंट और रिसिप्ट होता है कॉमर्शियल बैंक का वो हैंडल करती है, उसको मेंटेन करके चलती है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल बैंक जो है दूसरे बैंक का चेक्स हो गया, दूसरे बैंक का पेमेंट्स हो गया, दूसरे बैंक का रिसिप्ट हो गया, उसको सिंपली मेंटेन या उसको हैंडल करते रहती है। तो सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक, उसके पास सारा बैंक का कैश रिजर्व होता है, जिसके कारण उसको दूसरे बैंक का चेक्स या डिपॉजिट को क्लियर करने में आसानी हो जाता है। तो वो एक क्लियरिंग हाउस की तरह भी काम करता है। ये तो हो गया सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर कॉमर्शियल बैंक के साथ कैसे काम करती है। फिर एज अ सुपरवाइजर, तो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक कंट्रोल भी करती है और रेगुलेट भी करती है कॉमर्शियल बैंक को। यहाँ CV का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक, फॉर एग्जाम्पल SBI। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल भी करती है और रेगुलेट भी करती है कॉमर्शियल बैंक को। कंट्रोल कैसे करती है? जब एक कॉमर्शियल बैंक को दूसरे कॉमर्शियल बैंक के साथ मर्ज करना है तो वहां पर उसको परमिशन लेना होगा RBI से, इसलिए मर्जिंग में कंट्रोल करती है। दूसरा है एक्सपेंशन, यदि एक कॉमर्शियल बैंक को कहीं पर एक्सपैंड करना है, अपना ब्रांच खोलना है, तो वहां पर भी उसको जाके परमिशन लेना होगा सेंट्रल बैंक से। फिर तीसरा है लाइसेंसिंग, जहां जहां लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा वहां पर भी सारा ही कॉमर्शियल बैंक को RBI से लाइसेंस लेना होगा। तो एज अ कंट्रोलर
एज अ सुपरवाइजर। तो ये 3 फॉर एग्जांपल में आपका आ जाता है कि कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसे करती है। फिर है रेगुलेट। तो रेगुलेट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना। तो सेंट्रल बैंक जो है बीच बीच में मतलब 6 महीना या साल भर में इंस्पेक्शन करते रहती है सारा ही कॉमर्शियल बैंक में, तो इसलिए उसका नज़र बनाए रखती है सारा ही कॉमर्शियल बैंक में। तो इस तरीका से जो कॉमर्शियल बैंक इस तरीका से जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरविज़न करती है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। तो ये तो हो गया एज अ बैंकर 3 है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट और क्लियरिंग हाउस, और एज अ सुपरवाइजर 2 है, कंट्रोल और रेगुलेट। इसके अंदर मैं आपको बता दिया क्या क्या है। तो मैं आशा करता हूँ एज अ बैंकर और सुपरवाइज़र दोनों ही का मतलब आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, जो कि है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का लास्ट फंक्शन, जो कि है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो इसके पास क्या होता है, कस्टडी होता है पूरे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड। जितना भी गोल्ड है हमारे कंट्री में उसका पूरा का पूरा स्टॉक, पूरा का पूरा कस्टडी आरबीआई के पास होता है। और दूसरा है रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास जितने भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो सारा ही सारा आरबीआई के पास होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। और आरबीआई के पास पावर है कि वो टोटल कंट्रोल है आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। आरबीआई के पास पावर है एक्सरसाइज करने का टोटल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। तो और तीसरा है ऑल फॉरेन एक्सचेंज मस्ट बी रूटेड। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है वो आरबीआई से होकर होता है। आरबीआई के बिना वो कुछ भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू आरबीआई। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है वो सारा के सारा चैनलाइज होता है आरबीआई के माध्यम से। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में बस इतना ही है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा लास्ट पार्ट है या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड हो गया और इसके बाद एक टॉपिक बचा है जो कि है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, और फिर लास्ट है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंसेस, तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सके। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।